आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने वाले हैं सोने में निवेश को लेकर। जी हाँ, हर कोई सोने को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है, कुछ सोने में निवेश करना चाहता है। कोई समझते हैं कि शायद गहना खरीदने से निवेश हो जाता है, कोई अलग अलग तरीके ढूंढते हैं पैसे लगाने के। लेकिन आज हम न सिर्फ सोने में निवेश के विकल्प पर बात करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि सही विकल्प कौन सा है और क्या मौजूदा समय में आपको सोने में निवेश करना चाहिए या नहीं। हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और साथ ही गोल्ड एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत चुस्तगी हमारे साथ हैं, रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा और बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के भार्गव वैद्य। आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में, जहां पर हम सोने से शुरुआत करने वाले हैं चर्चा की। और भार्गव, आपसे सवाल यही होगा कि सोने की कीमतें अब किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल डिमांड आउटलुक जो कि हम देख रहे हैं, एक सेफ हेवन अपील जो कि हमेशा निकल के आती है इस तरह के माहौल में, वो आगे और कितनी कीमतों को लेकर जाएंगी? सोना एक रेंज बाउंड ही रहेगा। आप दो फैक्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। एक इन्फ्लेशन है जो बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट जो भी बढ़ रहे हैं, यानी दो फैक्टर्स के बीच में अभी नेक्स्ट 3-4 महीने के लिए सोना रेंज बाउंड ही रहेगा। और एक लॉन्ग टर्म के लिए वो डेफिनेटली एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी में है और आपको रिजनेबल रिटर्न्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, जिस तरह से दूसरे मार्केट में आपको बढ़ रहा है वो नहीं मिलेगा। और स्टोर ऑफ वैल्यू रियल रिटर्न आपको 2 या 3% के मिलेंगे सोने। आप कह रहे हैं रेंज बाउंड रहेगा, तो रेंज बाउंड के लिए क्या कीमतें रहेंगी? रेंज बाउंड के लिए हम मानते हैं कि 50,000 के आजू बाजू रहेगा। जब भी 50,000 के नीचे कोई भी एक डिप आए वो बहुत अच्छी बाय होगी। और आप 51,000 कांस्टेंट मार्केट ऑन ज्यादा समय तक रहेगा, ऐसा आप गिन सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह से हम करेंसी को रिएक्ट करता हुआ देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स को रिएक्ट करता हुआ देख रहे हैं, जब भी इस तरह का माहौल होता है भार्गव, तो सोने में क्या डिमांड ज़्यादा अमूमन नहीं आती है? अब की बार हम थोड़ी सी कमी देख रहे हैं, जो कि हम हमेशा सेफ हेवन अपील के तौर पर बढ़ती हुई डिमांड देखते हैं। सोना ऊपर तो जा रहा है लेकिन काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड तरीके से जा रहा है। डिमांड जो हम कह रहे हैं इसमें एक राइडर अभी रहेगा। जिस तरह से इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में है या वर्ल्ड ओवर है, लोगों के पास सरप्लस होगा तो सोना कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और एक कोविड ने एक अलग चीज भी लोगों को सिखाई है कि कैश इज अ किंग। तो अपने हाथ में थोड़ी लिक्विडिटी लोग रहेंगे और बाद में कोई भी इन्वेस्टमेंट में रहेंगे। अभी जो आप डिमांड नहीं देख रहे हैं या बहुत सारा पैसा फ्लोइंग नहीं करने देख रहे थे, बिकॉज बहुत सारे आदमी लोग के पास इन्वेस्टेबल सरप्लस अभी नहीं है। और जो भी थोड़ा बहुत सरप्लस रहेगा वो जिस तरह से आप कोविड के नंबर्स देख रहे हैं, ये लगे लोग संभाल के थोड़ा कैश इन हैंड रखेंगे ही, मींस लिक्विडिटी रखेंगे ही। तो कैश इज किंग। और उस इन्फ्लेशन के प्रेशर के हिसाब से और एक फियर के हिसाब से कि इन्फ्लेशन जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाए, इंडिया में बढ़ जाए, सब जगह पे डिमांड थोड़ी स्लो है। ये बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, हेमंत जी, जो कि आज से खुले हुए हैं। आज से जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, हेमंत जी, वो किस लेवल के लिए है और क्या पिछले जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आए थे उससे महंगे कीमत पर आपको दिए जा रहे हैं? देखिए, अगर हम करंट इशू की बात करें तो ये इस फाइनेंशियल ईयर का जो है फर्स्ट इशू है। जो इशू प्राइस है इसमें वो 5,091 है, बेसिकली वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको 5,041 पे करना है। सो क्लियरली आई थिंक अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें तो उस हिसाब से अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो अच्छा प्राइस है डेफिनेटली। बट अगेन आई थिंक डिसीजन बेस्ड होना चाहिए सिर्फ प्राइसिंग पे नहीं, कि वाकई में आप गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर आप प्योरली गोल्ड को इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं तो आई थिंक जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। इवन इफ अगर इसको हम बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे ETF या गोल्ड फंड उनसे भी कंपेयर करें तो ये डेफिनेटली एक बेहतर ऑप्शन है। बट क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना कि आपको गोल्ड इस समय लेना है, अगर लेना है तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कितना लेना है। बट अगर आप बहुत क्लियर हैं तो मुझे लगता है फिर ये डेफिनेटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो एक काफी बेहतर ऑप्शन है।
तो हर्ष, जब भी हम कहते हैं एक तो निवेश करने का कोई सही समय नहीं होता है, और ऐसे में जब हम सोने में निवेश करने की बात करते हैं तो कीमतें कहीं पर भी हो, आपको अगर निवेश के लिए पैसे लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। हाँ कविता सी, देखिए इन्वेस्टमेंट का दो रूल है कि पहले तो आप ऑफकोर्स एक राइट प्राइस पे आना चाहते हैं कि भाई कोई भी चीज आप खरीदते हैं उसका राइट प्राइस क्या है, और दूसरा है कि आपको आपके पास लिक्विडिटी कितनी है। सो राइट प्राइस को अगर हम बात करें तो राइट प्राइस कब है और क्या है ये किसी को नहीं पता। अगर हम पूछें कि भाई गोल्ड क्या ये प्राइस बहुत अच्छा है, तो एक अनुमान लगा सकते हैं हमारी एक्सपर्टीज के बेसिस पे कि भाई ये हमें ऐसा लग रहा है कि आगे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन क्या वही सच होने वाला है उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो आपको इन दोनों चीज का कॉम्बिनेशन करना है कि क्या ये आपको सही समय लग रहा है, और दूसरा कि आपके पास लिक्विडिटी कैसी है। सो अगर आज आपके पास लिक्विडिटी है और आपको अगर मन में ऐसे लगता है कि ये शायद ना ऊंचे भाव है, भाव गिर भी सकता है, तो आप क्या करेंगे, एक स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपका एक अनुमान है, आपके पर्सनल एक एस्टिमेशन है कि ये हाई प्राइसेस है, तो आप एक स्टैगर्ड मैनर में उसे 2 या 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में आप इन्वेस्ट करेंगे। आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, आज का जो स्तर है उससे ऊपर ही आगे जाके होने वाला है, हो सकता है इंटरम में नीचे भी गिरे, और आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, और आपको 5 या 6 साल बाद आज के भाव से ऊपर दिख रहा है और लिक्विडिटी आज है, तो आप आज ही इन्वेस्ट करेंगे। तो इन दोनों चीज का एक कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जरूरी होता है कि लिक्विडिटी आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर उसको ध्यान में रख रहे हैं, आपका एलोकेशन है 10% का प्रेशियस मेटल्स में रखना चाहते हैं, तो गोल्ड इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड कमोडिटी टू इन्वेस्ट इन द प्रेशियस मेटल्स कैटेगरी, और इजीली ट्रैकेबल है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो वो एक एस्टिमेशन लेके इन्वेस्ट तुरंत कर सकते हैं। ओके, अब ऐसे में हेमंत जी मुझे बताएं कि अगर किसी को खरीदना हो तो क्या जरिया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का। तो ये कविता, इसके दो तरीके हैं। इसको आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करके भी आप खरीद सकते हैं। तो अगर आप बात करें कि आप कहाँ से खरीद सकते हैं, तो बेसिकली जो कमर्शियल बैंक्स हैं, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन है या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ से आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को आप खरीद सकते हैं। अगर आप फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं तो आपको सर्टिफिकेट इशू होंगे। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगी, चाहे तो आप सर्टिफिकेट लें या तो आप उसको डीमैट फॉर्म में लें। ऑब्वियसली अगर आपको डीमैट फॉर्म में लेना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ गोल्ड खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना आई थिंक थोड़ा सा सोचना होगा, बट अगर आप ऑलरेडी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट है, तो डेफिनेटली आप उसको डीमैट फॉर्म में खरीद सकते हैं। और ये जो गोल्ड बॉन्ड्स है, बेसिकली इनका जो टेन्योर है वो 8 years का होता है, और 5 साल के बाद आप उसको रिडीम करा सकते हैं। और उससे पहले अगर आप चाहें, अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो, तो आप उसको स्टॉक एक्सचेंजेस में बेच सकते हैं। हर्ष, क्या हम पुराने इश्यूज पे ले सकते हैं? बेशक, एक्चुअली ये सारे जो पुराने इश्यूज अभी तक के आए हैं वो सभी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक पर्टिकुलर सीरीज आप देख रहे हैं, मान लीजिए आपको ऐसे लगता है कि मुझे अभी अगले 8 साल तक इन्वेस्ट नहीं करना है, 5 साल आपका या 6 साल का आपका होराइजन है, तो आप ऐसे पुराने बॉन्ड्स ले सकते हैं जिनमें अभी रेसिडुअल मैच्योरिटी अभी उसमें सिर्फ 5 या 6 साल है। तो वो एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ जब आप मार्केट से लेते हैं तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक है कि जो प्राइस पे आपको मिल रहा है, आज की तारीख में लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि सीरीज वाइज है कि कौन सी सीरीज चल रही है, आप कौन सा खरीद रहे हैं। अगर आप लेने जाएं तो आप जो 5041 आज की जो अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं और फ्रेश इशू जो अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उससे कम भी कोट करके आप मार्केट में खड़े रह सकते हैं। आप अपना कोट दे दीजिए कि मुझे मान लीजिए 4800 में या 4900 में खरीदना है। अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उन्हें डेस्परेशन है बेचने का, तो शायद आपको डिस्काउंटेड रेट में भी बेच सकते हैं। तो ये एक प्राइस का जो है वो बाइंग सेलिंग डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो कई बार आप उसे एक अच्छे प्राइस में ले भी सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो आपको बॉन्ड्स आएंगे वो क्योंकि लिस्टेड है वो डीमैट में ही आएंगे। सो अभी आपके पास वो ऑप्शन सेकेंडरी मार्केट में नहीं रहेगा कि आपको फिजिकल सर्टिफिकेट के रूप में आपको ले सकें। सो बस इन चीजों का ध्यान रखें, बट यू कैन मोस्ट सर्टेनली बाय। लिक्विडिटी जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए अभी फ्रेश इशुएंस में आप आज ले रहे हैं और आगे 5 साल के अंदर आपको अगर बेचना है तो स्टॉक एक्सचेंजेस से ही आप बेच सकते हैं। 5 साल बाद एवरी इंटरेस्ट जो पेमेंट इंस्टॉलमेंट है 6 महीने का, उस समय आप सरकार को वापस दे सकते हैं एज पर दैट डेज एनएवी। और
8 साल तक आप रखते हैं मैच्योरिटी तक, तो ऑब्वियसली वो टैक्स फ्री रिटर्न आपको मिल जाएगा। सो 5 साल के अंदर आपको बेचना है तो स्टॉक एक्सचेंजेस पे ही आपको उसका लिक्विडेशन मिलेगा, और जिसमें लिक्विडिटी कम है वो भी ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुल मिला के हमने सोने में निवेश को लेकर और कैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए आप इस निवेश को कर सकते हैं, उस पर तमाम बारीकियां जो हैं आपको समझाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव, आपने समय निकाला इस पेशकश के लिए। हेमंत जी और हर्ष के साथ हम अगले आधे घंटे अब निवेशकों के सवालों की ओर फोकस करेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक पर जाएँ उससे पहले आपको एक नंबर बता देते हैं जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और यहाँ पर आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अब सुमित। नमस्कार सुमित, कैसे हैं आप? मेरा नाम सुमित खुशहाल हुआ। मेरा एज अभी 35 है। मैंने SBI मल्टी कैप में करीबन 7 लाख रुपए डाला है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे रिटायरमेंट तक मतलब एज 60 तक मेरा वो क्या 5 करोड़ तक हो जाएगा? आपने एक मुश्त ये कब डाले हैं? ये मैंने इसी साल डाला है, आपके मार्च महीने में। और केवल ये एक ही फंड है जिसको लेके आपने सवाल पूछना, या ये केवल एक ही निवेश है जो आपने किया है? मैंने अभी डाला नहीं है। मैंने सोच रहा था 2 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, तो फराक तारीख में डाल दूं मैं। अच्छा, तो क्या ठीक रहेगा? सजेशन के लिए मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए रिटायरमेंट पर। ये 7 लाख रुपए आपको एक साथ डालने की सलाह किसने दी? बैंक की मैनेजर ने ही मुझे बोले थे कि आप डाल दीजिए। मेरे सेविंग अकाउंट में इतना पड़ा हुआ था करीबन 9-10 लाख रुपया, तो उन्होंने बोला कि 7 लाख आप डाल लीजिए इसमें। चलिए, तो इसी निवेश के जरिए आप 3 करोड़ रुपए चाहते हैं, है ना? मैं करीबन 5 करोड़, अगर मुझे 5 करोड़ चाहिए तो मुझे और कितने फंड जोड़ना पड़ेगा? मतलब कितने अमाउंट और जोड़ना होगा मुझे? जो मैंने 7 लाख रुपए डाला है वो मैंने लमसम डाला है। समझ गए आपका सवाल, समझ गए। हेमंत जी बताएं, पहले तो ये रणनीति 7 लाख रुपए एक फंड में डालने की आपको कैसी लगती है? देखिए, जाहिर सी बात है कविता कि जब इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो किस पर्पस के लिए हुई है ऐसा देखा नहीं गया है। हम हमेशा कहते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके आई थिंक जो गोल्स है बहुत क्लियर होने चाहिए, और अगर इनका गोल रिटायरमेंट था, जिन्होंने भी इनको रिकमेंड किया है, कहीं ना कहीं थोड़ी डिटेल में वो बात होनी जरूरी थी कि हमारे पास कितना समय है, कितने रकम हम चाहते हैं। अब देखिए, आप पहली इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड में कर रहे हो और वो भी लमसम कर रहे हो और एक ही फंड में कर रहे हो, देखिए मल्टी कैप ऐसे फंड कैटेगरी में समझ सकता हूँ, लेकिन उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। मुझे लगता है उससे बेहतर जैसे फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप, वो कैटेगरी ज्यादा बेहतर है क्योंकि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। बट इन एनी केस, जब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, एक ही फंड में पैसा रखना, क्योंकि देखिए चाहे अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर हो, उनकी भी स्ट्रैटेजी कभी ना कभी उस तरह के रिजल्ट नहीं देती जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो फंड खराब है या स्ट्रैटेजी खराब है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा जो है एक सेट ऑफ सेक्टर से दूसरे सेट ऑफ सेक्टर में मूव करता है, तो हो सकता है काफी समय ऐसा हो जब इस फंड की स्ट्रैटेजी काम ना करे। तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं है। इतना बड़ा लमसम अगर आप एक फंड में लगाते हो तो वो बिल्कुल सही नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि इनके पास काफी लंबा समय है अभी भी, तो ये अभी भी अपने पोर्टफोलियो को ठीक कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट है वो करीब 5 करोड़ का है 20 साल के बाद। तो अगर मैं इनकी 7 लाख की इन्वेस्टमेंट देखूं, हम फंड को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो करीब करीब उनको 68 लाख का कॉर्पस बन सकता है इनके टाइम होराइजन के कंप्लीट होने तक। और बाकी जो कॉर्पस है उनको पूरा करने के लिए 44,000 रुपए हर महीने उनको इन्वेस्ट करने होंगे अगर ये अपने टारगेट तक अब पहुंचना चाहते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक से ज्यादा फंड हो तो 2 या 3 फंड एटलीस्ट हो, क्योंकि उसी में आपको अगर SIP करें उसी को आप आगे बढ़ाएं। और ये जाहिर सी बात है कि शायद एक इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि एक साथ में आप 44,000 बढ़ाएं, तो एक इन फेज मैनर आप उसको बढ़ाएंगे। तो 3 फंड मैं आपको बता रहा हूँ। एक UTI फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसा कि नाम से पता चलता है ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है। दूसरा है ICICI ब्लू लार्ज एंड मिड कैप फंड जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में है। और तीसरा है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो भी एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में है। तो मैं चाहूंगा कि ये 3 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। और जैसा मैंने आपको बताया कि 44,000 रुपीज पर मंथ आपको वहां पे डालना है, तो इनको आप इन 3 फंड से शुरुआत करें। आगे जाके अगर आप थोड़ा जैसे
अगर 15-20 हजार से शुरू करते हैं तो 3 फंड से किए, अगर पूरा पैसा करें तो शायद 1 या 2 फंड आप उस समय पे आप ऐड कीजिए, पर डेफिनेटली पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। और टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करने से फायदा ये होता है, एक तो आपको पता होता है कि कितनी चांसेस हैं आपके वहां तक पहुंचने के लिए, और अगर नहीं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो ये बदलाव कीजिए, आप डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि अपने लक्ष्य तक पहुंचे। सुमित, और कोई सवाल पूछना है आपको? मैडम, ये 3 फंड छोड़ के अगर मैं और कोई भी और दूसरे कुछ फंड अगर सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी करीबन और भी पैसे हैं, मतलब 2 लाख छोड़ के और भी पैसे हैं मेरे पास, करीबन 10 लाख के आसपास और भी मेरे पास है, टोटल 12 लाख के आसपास है। तो मैं लमसम सोच रहा हूँ किसी फंड में डाल देने से ऐसा कि आप कुछ हो सकता है क्या? हेमंत जी, देखिए, आपका जब 20 साल का समय है, और अगर आप मान लीजिए, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप 25,000 रुपए की SIP करते हो तो 1 साल में आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो थ्रू SIP। तो अगर आप लमसम भी लगाना चाहें 5-6 लाख रुपए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके पास समय बहुत लंबा है। और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू भी करती है तो जो आपका जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप उसको एवरेजिंग कर दें। बट अगर लमसम है भी तो थोड़ा सा फेज मैनर में लगाइए, ताकि उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप डिफरेंट लेवल्स पे इन्वेस्ट कर सकें। बट एज ए कॉम्बिनेशन आई थिंक थोड़ा लमसम और सिस्टमैटिक एक काफी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की ओर रुख करते हैं। दिनकर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, पूछिए। जी मैडम, मैं 6,000 रुपए की SIP करना चाहता हूँ पर मंथ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस फंड में करूँ। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए आने वाले 5 सालों में। मुझे 5 साल बाद अपने बच्ची की शादी के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। ये आप पहली बार 6,000 ये पर्याप्त है या फिर मुझे बढ़ाना होगा अमाउंट? जी, ये आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जी। ऑलराइट। हर्ष, बेटी की शादी का इनका एक लक्ष्य है जिसके लिए इनको 10 लाख रुपए चाहिए। काफी क्लियर है अपने गोल पर, लेकिन रणनीति क्या होनी चाहिए? दिनकर जी, आप 6,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और टाइम होराइजन जो है वो आपका 5 साल है, और जो लक्ष्य है वो है डॉटर की शादी। तो ये जो आपने पैरामीटर्स इनिशियली जो शुरू किए ना, बहुत अच्छी बात है कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं आपके पास ये 3-4 पैरामीटर्स क्लियर होने चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं और कितना समय आपके पास। अब क्योंकि 5 साल का समय है तो हम क्या करेंगे कि इक्विटी का एक्सपोजर जरूर लेंगे पोर्टफोलियो में, लेकिन हमें उसे थोड़ा मॉडरेट करना होगा। हम अगर 100% इक्विटी फंड में जाएं और SIP के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 साल इज अ गुड टाइम होराइजन। लेकिन क्योंकि लक्ष्य भी आपका बेटी की शादी का है तो हम बहुत ज्यादा रिस्क इक्विटी के साथ नहीं ले सकते। हम एक बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें इक्विटी एलोकेशन जो है मार्केट की वैल्यूएशन के बेसिस पे 80% तक भी जा सकता है, और मार्केट अगर महंगा लगता है तो इक्विटी एक्सपोजर कम होता है। तो ये तरीके से आप एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपनी बेटी की शादी के लिए डेफिनेटली फंड इकट्ठा कर सकते हैं। सिर्फ डाउन साइड इतना होगा कि मान लीजिए अगर 100% इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते और मार्केट एक तरफ यहां से आगे बढ़े 5 साल तक, तो जो रिटर्न्स आप उसमें कमाते एज कंपेयर टू अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड में जाते हैं, क्योंकि एक कैलकुलेटेड कैलिब्रेटेड पोर्टफोलियो है जिसमें इक्विटी डेट का फ्लक्चुएशन होते रहता है, हो सकता है कि मार्केट बढ़ती हुई सिनेरियो में आपको उतना ज्यादा रिटर्न ना दे जो इक्विटी देगा, लेकिन आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इन केस मार्केट ऊपर नहीं जाता है। तो आपके लिए मैं सुझाव दूंगा कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी के पोर्टफोलियो बनाएं, और 6,000 रुपए के लिए आपके पास एक फंड हुआ काफी है, आपको 2 या 3 फंड की जरूरत नहीं है। तो इस कैटेगरी का जो सबसे पुराना और वन ऑफ द मोस्ट अच्छा परफॉर्मिंग फंड है वो है ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड। आप इसमें पूरे के पूरे 6,000 रुपए लगा सकते हैं। अब आपका दूसरा सवाल था कि आपको अगर 10 लाख रुपए चाहिए तो आपको जमा कितना करना होगा। तो इस कैटेगरी से हम अनुमान लगाते हैं कि अगले 5 साल में अगर आपको 10% आसपास रिटर्न मिलता है सालाना, तो आपका जो अक्यूमुलेटेड कॉर्पस होगा 5 साल बाद वो करीबन 4.5 लाख रुपए हो जाएंगे। तो आपको अगर 10 लाख चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट आपको डबल से थोड़ा ज्यादा बढ़ाना होगा। तो मान लीजिए आपको करीबन 14 से 15,000 रुपया अगर आप SIP करते हैं और 10% का अनुमान लगाते हैं तो आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो जितना आप कर रहे हैं 4.5 लाख रुपए बन जाएंगे, और आप आगे जाते हुए कहीं और सोर्स लगा के आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए ताकि 10 लाख की राशि जो पूरी हो सके। दिनकर जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? नहीं मैडम, ठीक है, बस समझ गया मैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या घनश्याम जी फोन लाइन पर है मेरे साथ? जी मैम। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग मैम, मैं मोदी नगर से। ओके, बताइए सर, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कब से किया है? 2018। 9 फंड आपने तभी ले लिए थे? नहीं जी, जब तो मैंने टाटा का पीई फंड लिया था। रिटायरमेंट के लिए कितना 2018 कॉर्पस इकट्ठा करना है? यस, कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है? लगभग अराउंड 75 लाख। 75 लाख? हाँ जी। इतना पर्याप्त होगा ना? हाँ जी। चलिए ठीक है। हेमंत सर, आपके लिए है ये सवाल। कविता, देखिए इनका अगर मैं पोर्टफोलियो देखता हूँ तो इनकी जो अभी तक की जिनका इन्वेस्टमेंट है उसकी करंट वैल्यू है 7 लाख रुपीस, और इनकी जो SIP है वो करीब 16,100 है, और उसमें 9 फंड है इनके पास। हालांकि इन्होंने एक अच्छा काम किया कि जिस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड, जैसे लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड, मिड स्मॉल कैप फंड, वैल्यू फंड, उन्होंने उस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली एक अच्छा किया है। बट उसमें 2-3 इश्यूज हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि जैसे अगर मैं इनकी लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट देखता हूँ, टोटल 5,000 की इन्वेस्टमेंट है, उसमें 3 फंड है, उसमें 2 इंडेक्स फंड है, और उसमें भी एक निफ्टी इक्वल वेट फंड है, और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 है, और उसके बाद एक ब्लू चिप फंड है। हालांकि मेरा हमेशा ये मानना है कि एक कॉम्बिनेशन जो है एक्टिव और पैसिव का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है, लेकिन अगर आप इक्वल वेट में हैं, उसके बाद नेक्स्ट 50 में भी है, तो ब्रॉडली आप पूरे 100 स्टॉक्स जो है निफ्टी के, वो वहां पे आप अपना एक्सपोजर ले रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इतने अमाउंट से इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन रियली कुछ इनके लिए बहुत बेहतर काम देगा। तो मैं ये चाहता हूं कि उसमें एक फंड रखें, जैसे एक्टिवली मैनेज फंड जो है कैनरा बैंक का ब्लू चिप फंड काफी अच्छा फंड है, वो रखें इसमें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। फ्लेक्सी कैप में इनके पास 2 फंड है, तो मैं चाहता हूं कि वो PGM का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसको रखें, और लार्ज एंड मिड में उनका जो मिराई एसेट इमर्जिंग फंड है, वो उस फंड में सिर्फ आप SIP से 2,500 इन्वेस्ट कर सकते हो, जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको रखें। और इनके पूरे पोर्टफोलियो में एक भी मिड कैप फंड नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि एक अच्छा मिड कैप फंड जैसे कोटक इमर्जिंग फंड है वो रखें, जिसमें करीब वो 4,000 और 600 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होगी इनकी 4,000, फ्लेक्सी कैप में होगी 5,000, लार्ज एंड मिड में होगी 2,500, और मिड कैप में होगी 4,600। तो ये करीब इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीअलाइन करें। और जहां तक इनके टारगेट का सवाल है, अगर ये अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को 10 साल कंटिन्यू करते हैं, और इसमें मैं जो उनका अभी लमसम जो अभी इनकी करंट वैल्यू है 7 लाख, वो भी लेके चल रहा हूँ, तो ये करीब करीब 60 लाख का जो है कॉर्पस जो है यहाँ से 10 साल के बाद बना पाएंगे। तो अगर इनका टारगेट अगर मान लीजिए 75 लाख का जैसा इन्होंने कहा, तो डेफिनेटली 5 या 6 हजार से इनको अपनी SIP बढ़ानी होगी, एग्जिस्टिंग फंड में ही उसकी एलोकेशन कर सकते हैं। घनश्याम जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा मिड कैप में निप्पॉन का 150 इंडेक्स फंड है मिड कैप में, जिसकी 1,500 की SIP लग रही है। हाँ, वो कैसा है? हेमंत जी? हाँ, देखिए डेफिनेटली अगर आप चाहें तो एक इंडेक्स फंड में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिड कैप में, तो डेफिनेटली आप उसमें भी कर सकते हैं। वो भी एक डेफिनेटली अच्छी ऑप्शन है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे और हेमंत देसाई साहब अपना सवाल पूछना चाहते हैं हमसे। नमस्कार सर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मुंबई से बोल रहे हैं आप? चलिए, तो आप 24,000 की SIP कर रहे हैं, 4,200 रुपये आपके जाते हैं NPS में, PPF में आपका जाता है 7,000। रिटायरमेंट का आपका लक्ष्य है 3 करोड़ का, बच्चों की पढ़ाई 50 लाख, 7 साल के बाद शादी 25 लाख, 15 साल के बाद। स्टॉक पोर्टफोलियो आपका फिलहाल 11 लाख पर है। ये जो फंड्स इकट्ठा किए हैं, ये कब से किए हैं सर? अबाउट 4 years। 4 साल से लगातार निवेश कर रहे हैं, निवेश बढ़ाते आए हैं आप? हाँ, एक्चुअली आई स्टार्टेड विथ 12,000 के आसपास चालू किया था। नाउ इट इज 24,000। बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से अहमियत समझी है निवेश को बढ़ाने की। तो हर्ष, इनके लिए क्या सलाह होगी? हेमंत जी का पोर्टफोलियो हम अगर देखें तो इनकी प्लानिंग जो है ना बहुत अच्छी तरह और बहुत मेटिकुलसली इन्होंने अपना पोर्टफोलियो प्लान किया है। एसेट एलोकेशन की तरफ देखें तो इक्वल है डेट और इक्विटी। तो आज की तारीख में जो इनका SIP पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन जो इन्होंने बताया था, फंड वैल्यू जो करीबन 11 लाख रुपए है, NPS और PPF मिला के करीबन 26 + 3 लाख,
एंड स्टॉक्स में 11 लाख। तो आई थिंक जो प्लानिंग की प्रोसेस है इन्होंने बहुत अच्छी तरह की है। अगर हम पोर्टफोलियो पे नजर डालें, इनका जो एसआईपी का पोर्टफोलियो है वो भी अच्छा है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के फंड्स हैं, जो एलोकेशन है वो अच्छी तरह किए गए हैं, इंटरनेशनल फंड भी है। सो मुझे नहीं लगता कि पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव करने की जरूरत है। और जो टारगेट्स हैं इनके, जो गोल्स हैं कि 3 करोड़ रुपए इन्हें रिटायरमेंट पे चाहिए, जो मैं मान रहा हूँ करीबन 25 साल का टाइम होराइजन इनके पास होगा या 20 साल का टाइम होराइजन है, और जो बच्चों की शादी और एजुकेशन का, आई थिंक जो इनका पोर्टफोलियो चल रहा है कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और जैसी इनकी आदत रही है कि आगे जाते हुए अमाउंट बढ़ाते रहेंगे, जैसे कन्वीनियंट होगा, जैसे कंफर्टेबल होगा, आप अमाउंट बढ़ाते रहिएगा। अभी आपका कई महीनों से, आई थिंक 2 या 3 महीनों से आपका आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा होगा। तो सिर्फ ध्यान रखिए कि जब तक वो शुरू हो, हालांकि सेबी का भी लेटेस्ट गाइडलाइंस आ गया है कि वो इंटरनेशनल फंड्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट शुरू होने वाले हैं। फंड हाउसेस कैसे उसे इंप्लीमेंट करते हैं वो आपको नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में पता चल जाएगा। लेकिन जब तक वो उसमें नहीं जा रहा, उतने पैसे आप कम से कम लमसम के रूप में दूसरे फंड्स में लगा दीजिए। तो पैसे कम से कम काम पे लगे, ये नहीं कि वो आपके बैंक में जमा पड़े हैं। तो आई थिंक एवरीथिंग गोइंग गुड। बहुत ज्यादा चेंजेस या कुछ भी चेंजेस फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिएगा। आपके गोल्स, मुझे नहीं डाउट है कि कोई भी कारण से आपके गोल्स पूरे नहीं होंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू। आगे चल के कोई निवेश उनको बढ़ाना पड़े तो क्या फंड भी बढ़ाएं या मौजूदा पोर्टफोलियो में ही अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं ये हर्ष? नहीं, इनके पास 6 स्कीम्स हैं और अच्छी तरह से हर कैटेगरी में है। मिड कैप में है, इंटरनेशनल है, लार्ज कैप, फोकस्ड, फ्लेक्सी। सो आई डोंट थिंक इन्हें कोई भी बदलाव करने की जरूरत है। आगे जाते हुए कभी भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना हो तो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही अमाउंट बढ़ा दें, क्योंकि 6 फंड से ज्यादा जरूरत नहीं है। एंड हो सके कभी एक फंड अच्छा एक्टिवली मैनेजमेंट अच्छा नहीं करा तो आप उसे रिप्लेस करिएगा। 7 या और कोई 8 दूसरी कोई स्कीम जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अगले दर्शक संजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय जी, आपको आवाज आ रही है? संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आपका सवाल हम ले रहे हैं इस शो में। आप लाइव हैं हमारे साथ। 10 साल के बाद आपको बेटी की शादी के लिए 20 लाख रुपए चाहिए ना? जी हाँ। पिछले 2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जी हाँ। चलिए, ठीक है। हेमंत जी बताएं, अब तक का पोर्टफोलियो इस लक्ष्य के लिए कैसा बनाया इन्होंने? देखिए कविता, इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं पिछले 2 साल से। बोल रहे हैं कि बाद 10 साल का समय अभी और है। आइडियली जिस गोल के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं चाहता तो ये बेटर ये रहता कि अगर वो थोड़े इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में भी एक्सपोजर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की अब बना नहीं सकते हैं। बट क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फंड पोर्टफोलियो में अच्छे हैं और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है। तो एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फंड से निकलने के लिए पूरे 10 साल का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1 या 2 साल पहले से अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन कीजिए। जो अपने गेन्स बनाए होंगे उनको धीरे धीरे आप निकालना शुरू कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस समय आपका निकालने का समय अगर मार्केट वॉलेटाइल हुआ तो आपके लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो एक चीज का ध्यान रखिए कि 1 या 2 साल पहले से अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन कीजिए, वहां इक्विटी से निकल के डेट में जाना शुरू कीजिए, ताकि जो भी गेन्स आप बनाए उसको आप प्रोटेक्ट कर सकें। ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है। डेफिनेटली 1-2 चेंजेस हैं। एक मेजर चेंज मैं आपको बता सकता हूं, जैसे क्योंकि फंड थोड़े ज्यादा है, कंसोलिडेट कर सकते हैं। इन्वेस्को कॉन्ट्रा का जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप चाहें तो यूटीएफ फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक ओवरऑल जैसा मैंने कहा पोर्टफोलियो सही है। मैं चाहता ये था कि इसमें अगर हाइब्रिड फंड होते तो बेहतर है, बट ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी है, आप कंटिन्यू कीजिए। बट अपने टारगेट तक आप डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। बट जैसा मैंने कहा 1 या 2 साल पहले से पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंसिंग करना शुरू कीजिए। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि लोगों ने, हेमंत जी, बहुत लमसम निवेश किया जब खासतौर से बाजार की चाल अच्छी थी। तो ऐसे में उन निवेशकों को अब अपने पोर्टफोलियो को लेकर क्या चिंतित रहना चाहिए? हाँ, देखिए, अगर आपने वन ऑफ इन्वेस्टमेंट किया तो डेफिनेटली चिंता का विषय हो सकता है। बट अगर आपने ऐसा स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया कि आप जरूरी नहीं कि आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप समय समय पे लमसम डालते रहे तो भी कहीं ना कहीं आपको एवरेजिंग होता है। लेकिन अगर आपने एक बार एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद उसको फॉलो अप नहीं किया तो फिर कठिनाई हो सकती है। फिर हो सकता है पोर्टफोलियो को थोड़ा सा देखने की जरूरत हो। बट जैसे मैंने पहले भी कहा, आई थिंक हिस्टोरिकली हमने देखा है कि अगर आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया है प्रोपोर्शन में, लार्ज आपने आप लमसम भी इन्वेस्ट किया है और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट किया है, तो आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमेशा काफी अच्छा रिजल्ट देता है। बट
डेफिनेटली आपको इसको देखने की जरूरत है या नहीं, वो क्लियरली डिपेंड करेगा कि वो वन ऑफ इन्वेस्टमेंट थी या आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा था। चलिए अगला सवाल हम लेंगे अमीन पाशा का, और शायद ये फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन इनका सवाल हर्ष आपके पास होगा। और इन्होंने 3 फंड में लगभग 12,500 की SIP कर रखी है। PP फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का ब्लू चिप है और SBI का फोकस्ड इक्विटी है इनके पास। और ये कह रहे हैं कि 7 साल में अच्छा कॉर्पस इनको इकट्ठा करना है। अच्छा कॉर्पस कितना होगा हम नहीं जानते हैं, पर इनका जो लक्ष्य है वो केवल 7 साल तक रुकने का है इन फंड्स में। कितना बटोर पाएंगे ये हर्ष? कविता, एक है कि कैलकुलेशन पार्ट ऑफ इट, और दूसरा में अगर पोर्टफोलियो को हम एनालाइज करें तो तीनों स्कीम्स अगर आप देखेंगे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप और SBI फोकस्ड, ये तीनों बहुत अच्छी स्कीम्स है अपनी इंडिविजुअल कैटेगरीज में। तो इन्होंने क्या ले रखा है, एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप और एक फोकस्ड फंड। लेकिन अगर हम ये पोर्टफोलियोज में जाते हैं तो इन तीनों फंड्स का जो प्राइमरी एलोकेशन है वो है लार्ज कैप। तो उदाहरण के रूप में SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का अगर हम देखें तो करीबन 60% एलोकेशन लार्ज कैप में है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का 85% लार्ज कैप में है, और एक्सिस ब्लू चिप एक लार्ज कैप फंड अपने आप में ही है। सो इनके भले 3 डिफरेंट कैटेगरी से इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक्सपोजर लार्ज कैप में ही सबसे ज्यादा है। सो इन्हें पोर्टफोलियो में थोड़ा मिड स्मॉल कैप और थोड़ा जोड़े तो उनके एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। हालांकि पूरा लार्ज कैप की अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से आप ये समझते हैं कि आप अलग अलग कैटेगरी में कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। सो इनके लिए मैं सुझाव दूंगा कि पोर्टफोलियो में अगर बदलाव करना चाहे तो एक्सिस ब्लू चिप की जगह पे वो एक या तो वैल्यू फंड जोड़े या मल्टी कैप या मिड कैप फंड जोड़े, ताकि इनको एक थोड़ा एक डाइवर्सिफिकेशन मिले विद दिस एंटायर अमाउंट। अगर 12,500 रुपए डालें तो 5,000 रुपए आप थोड़ा एक्सपोजर दूसरे में ले सकते हैं, जिससे मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो, लार्ज कैप होगा लेकिन थोड़ा ज्यादा हो। सो करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए, इनका एक्सपोजर पोर्टफोलियो का देखते हुए, मैं सजेस्ट करूंगा कि ये IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करें। ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है और इस फंड में करीबन 60% मिड एंड स्मॉल कैप है। सो आपको मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक वैल्यू फंड अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करता है कि लार्ज कैप है आपके पास, फ्लेक्सी कैप है, एंड एक मिड एंड स्मॉल कैप ओरिएंटेड वैल्यू फंड है। सो आई थिंक ये बदलाव अगर वो करेंगे तो इनका पोर्टफोलियो कंप्लीट होगा। एंड बस आई थिंक दैट्स एसेंशियली व्हाट वी नीड टू डू। 3 फंड काफी है, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है जोड़ने के लिए 12,500 रुपए के। चलिए अब रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी बताएं, गुरु मंत्र क्या होगा आपका? कविता, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब अपनी इन्वेस्टमेंट को आप प्लान करते हैं तो जो रिस्क है उससे एसोसिएटेड उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं उनको ओवर एस्टिमेट मत कीजिए। क्योंकि जब आप रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो अपना जो एक्सेप्टेड लेवल ऑफ रिस्क है उससे कहीं ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, और जब आप रिटर्न को ओवर एस्टिमेट करते हैं तो आप रिटर्न ज्यादा सोच के आप कम इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना आपको बनाना चाहिए कॉर्पस और जितना आप बनाएंगे दोनों के बीच में गैप हो सकता है। तो इन 2 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखिए जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करें। हर्ष, आपका गुरु मंत्र? वेल कविता, ये है कि पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करना बहुत जरूरी है। तो एक होता है टाइम ओरिएंटेड रिव्यू, कि आप ना अगर SIP पोर्टफोलियो बना रखे हैं तो हम बोलते हैं कि 2 साल में एक बार आप उसे एक बार रिव्यू करिए कि आपका किस तरह से जा रहा है, फंड परफॉर्मेंस कैसा है। लमसम है तो साल में एक बार, वंस इन 1 ईयर आप उसे एक बार रिव्यू करेंगे, ताकि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। आप ये देखेंगे जो आप चाह रहे थे वो हो रहा है। और तीसरा एक पहलू है, जब आप अपने पोर्टफोलियो को जरूर देखना चाहेंगे जो करंट मार्केट सिचुएशन है, जो करीबन मार्केट पीक से, अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी की बात करें, इंडेक्स की बात करें, करीबन 20% मार्केट करेक्ट हो चुका है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है। तो ये एक अच्छा मौका है जब आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू करेंगे। अब रिव्यू करने का ये मतलब नहीं होता कि आपको बदलाव करने ही है, या कुछ भी ऐसा दिखता है तो आपको चेंजेस करना ही नहीं किया तो रिव्यू क्या हुआ, नहीं, वो बात नहीं है। रिव्यू का ये मतलब नहीं होता कि आप उसमें चेंजेस करें। रिव्यू से ये होता है कि आप देखें सब कुछ ठीक है तो बने रहे। तो ये एक मौका अच्छा है जहां आप एक बार रिव्यू करें अपने पोर्टफोलियो को, नॉट बिकॉज 1 या 2 साल पूरा हुआ है, इसके लिए क्योंकि मार्केट एक बहुत शार्प करेक्शन ले लिया और ग्लोबल टर्मोइल कंटिन्यूइंग है। अगर आपके पास लिक्विडिटी बनती है तो आप और इन्वेस्टमेंट करिए, अगर इक्विटी से डेट में जाना है तो वो चेंजेस जो भी करना है, इट्स अ गुड टाइम टू डू दैट रिव्यू।
चलिए, तो गुरु मंत्र के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनके फाइनेंशियल गोल के लिए। और इसी के साथ आज के शो में मुझे भी इजाजत दें।